मूवी स्टार्ट होती है और हमें इराक का एक शहर हाटरा दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ चीज़ों की खोज के लिए खुदाई हो रही थी और हमें वहाँ पर फादर मैरिन को दिखाया जाता है। फादर मैरिन भी बाकी लोगों के साथ खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते वक्त उन्हें वहाँ पर एक ताबीज़ मिला और वो ताबीज़ शैतान एजूजा का था। एजूजू एक बहुत ही बड़ा पावरफुल शैतान है जो गर्मियों के मौसम में गर्मी और सूखापन लेकर आता है और सर्दियों के मौसम में एक बहुत बड़ा टिड्डियों का तूफान लेकर आया। ये सारी टिड्डियाँ फसलों पर हमला करके उन्हें तबाह और बर्बाद कर देती थी और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है लोगों की ज़िंदगी पर, क्योंकि खाने पीने की सभी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। लोग भूख प्यास से मरने लगते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एजूजू का एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिसका नाम लेमेस्टू है। और लेमेस्टू कोई और नहीं, वो भी एक शैतान है। लेमेस्टू जो पूरा काम करता है वो ये है कि वो माँ और बच्चे को नुकसान पहुँचाता है। वो माँ से उनके बच्चों को छीन लेता है और फिर उनका खून पीकर उनको मार देता है। इसलिए वहाँ के लोग एजूजू का सहारा लेकर लेमेस्टू से माँ और बच्चे को दूर रखते हैं। हालांकि एजूजू भी एक शैतान है, लेकिन लोग उसको अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो दूसरे शैतान लेमेस्टू से उन लोगों को बचा कर रखता है। इसके बाद हम फादर मैरिन को देखते हैं जो ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उनको एजूजू का स्टैचू मिलता है और वहाँ पर हम देखते हैं दो कुत्ते होते हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, जो कि इस बात का इशारा है कि दो शैतान आपस में लड़ाई कर रहे हैं, यानी एजूजू और लेमेस्टो। इसके बाद जॉर्ज टाउन दिखाया जाता है। वहाँ पर क्रिस मैनसिल एक मूवी की शूट कर रही होती हैं। वो मूवी एक स्टूडेंट के ऊपर बनाई जा रही थी। क्रिस की एक 12 साल की बेटी है। क्रिस एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। क्रिस के पास काफ़ी दौलत होती है और वो काफ़ी रिच होती है। क्रिस को अपनी बेटी की ड्राइंग में एक ओजा बोर्ड मिलता है। क्रिस अपनी लड़की से पूछती है उस बोर्ड के बारे में। वो कहती है कि माँ, मैं अक्सर इससे खेलती हूँ। फिर क्रिस अपनी बेटी से कहती है ये गेम अकेले खेलने वाली तो नहीं है। इसके बाद वो जवाब देती है, मैं इस गेम को अकेले नहीं खेलती, मेरे साथ कैप्टन होडी भी इस गेम को खेलते हैं। फिर क्रिस उससे कहती है चलो हम दोनों खेलते हैं, तुम मुझे बताना इसको कैसे खेला जाता है। जब वो खेलने के लिए उसके पास जाती है तो वो खुद ब खुद उससे दूर चला जाता है, लेकिन क्रिस इस चीज़ को मजाक में लेती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि मुझे लगता है शायद तुम मेरे साथ ओजा बोर्ड नहीं खेलना चाहती। इस बात पर उसकी बेटी जवाब देती है कि मैं नहीं, कैप्टन होडी नहीं चाहते आप मेरे साथ खेलो। क्रिस इस बात को सीरियस नहीं लेती और वो मजाक समझकर इग्नोर कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्रिस सो रही होती है और उसके पास एक कॉल आती है। जब क्रिस उठती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी भी उसके पास सो रही थी। क्रिस उससे पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आई, तो वो कहती है कि मेरा बेड हिल रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आ गई सोने के लिए। इसके बाद क्रिस रूम से बाहर आती है और उसको लॉफ्ट रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो ऊपर फ्लोर पर जाकर देखती है लेकिन उसको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट डे क्रिस रेगन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। रेगन डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करती है और उनको काफ़ी उल्टा सीधा कहती है। इसके बाद डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि उनकी बेटी को नर्व प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से उसका टोन हाइपर हो गया है, इसलिए अब उसको ज़्यादा गुस्सा आता है और आगे चलकर ये चीज़ डिप्रेशन में बदल जाएगी। इसके बाद क्रिस डॉक्टर को बताती है कि उसकी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई भी बीमारी नहीं है। इस बात पर डॉक्टर क्रिस से कहता है कि रेगन के फादर उसके साथ नहीं रहते और ना ही वो कभी कांटेक्ट करते हैं, शायद यही वजह हो सकती है जिस वजह से वो टेंशन में आई। इसके बाद फादर कैरिस को दिखाया जाता है। फादर कैरिस का भाई अपनी माँ को किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है जिस वजह से कैरिस की मदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो काफ़ी बूढ़ी होती है और उनका एक पैर फ्रैक्चर भी हो चुका होता है, लेकिन वो डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट नहीं करने देते। फादर कैरिस चाहते थे अपनी मदर को वहाँ से निकालकर किसी अच्छे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन वो ये अफोर्ड नहीं करते और उनकी मदर चल बसती है और वो काफ़ी उदास हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है क्रिस ने अपने घर में एक पार्टी रखी होती है, तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है और वो एक गेस्ट से कहती है कि इसी घर में ऊपर फ्लोर पर मेरे डैड है। इसके बाद वो वहीं पर यूरिन कर देती है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर क्रिस अपनी बेटी को नहलाने ले जाती है। फिर वो अपनी बेटी को बेड पर लिटाकर सुलाकर वहाँ से जाने लगती है। जैसे क्रिस वहाँ से जाती है, रेगन का बेड काफ़ी तेज हिलने लगता है। रेगन काफ़ी चिल्लाने लगती है। क्रिस उसकी आवाज़ सुनकर भागकर रूम में आती है और वो ये देखकर वो भी हैरान हो जाती है। क्रिस रेगन को दोबारा डॉक्टर के पास लेकर जाती है। फिर वहाँ पर बहुत सारे उसके टेस्ट किए जाते हैं। रेगन के सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डे बाय डे रेगन की हालत और ख़राब हो रही थी। अब तो वो हवा में उछलने लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको उछाल रहा है और उस वक्त रेगन यही चिल्लाते कि मुझे बचा लो, हेल्प मी। ये सब देखे क्रिस उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती और देखते ही देखते रेगन पोजेस हो जाती है और डॉक्टर के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। डॉक्टर रेगन को नींद का इंजेक्शन देकर गहरी नींद में सुला देता है। क्रिस जब डॉक्टर के यहाँ से घर लौट कर आती है तो उसको पता चलता है उसके डायरेक्टर पर
छत से गिरकर मर गए और उस वक्त बर्क रेगन के पास होते हैं ताकि उसको अकेला फील ना हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रेगन उल्टी होकर सीढ़ियों से उतर रही होती है, जो कि काफी अजीब होता है और उसके मुंह में काफी ब्लड भी होता है। क्रिस ये सब देखकर काफी डर जाती है। डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर रेगन को हुआ क्या है। और अजीब बात तो ये है कि उसके टेस्ट में भी कोई भी बीमारी नहीं आई। इसलिए सब लोग मिलकर क्रिस को एडवाइस देते हैं कि वो रेगन को लेके जादू टोने वाले के पास जाए और रेगन का उनसे इलाज कराए। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस से मिलने विलियम आते हैं, जो बर्क का केस हैंडल कर रहे होते हैं। वो क्रिस से उस रात के बारे में पूछते हैं और वो साथ में ये भी बताते हैं कि बर्क की डेथ में बहुत सारी अजीब चीजें भी हुई थी। और वो ये भी बताते हैं कि उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ गई, जिससे यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मौत किसी शैतान ने करी है। अब विलियम वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रैगन के रूम से बहुत अजीबोगरीब आवाज आती है। क्रिस दौड़कर रैगन के रूम की तरफ जाती है और वो देख के काफी हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी ने खुद को काफी जख्मी कर लिया था और वो बिना रुके खुद को जख्मी करे जा रही थी। जैसे ही क्रिस उसको रोकने के लिए आगे बढ़ती है और वो क्रिस पर ही हमला कर देती है, तभी उसके नौकर भी वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद वहां रखी हुई एक कुर्सी दरवाजे को बंद कर देती है। वहां रखी हुई अलमारी खुद ब खुद चलने लगती है और वो क्रिस की तरफ आने लगती है, लेकिन क्रिस वहां से हटकर खुद को बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं रैगन अपनी गर्दन पूरी तरह पीछे घुमा लेती है, जो कि काफी अजीब लग रहा था और डरावना भी। इसके बाद रेगन बर्क की आवाज में बोलती है, देखो तुम्हारी कैरेक्टर लेस बेटी ने मेरे साथ क्या किया। ये सुनकर क्रिस फौरन समझ जाती है कि बर्क को भी उसी शैतान ने मारा है और रैगन पर भी किसी शैतान का साया है। जब क्रिस को इस बात का पता चल जाता है कि रैगन को उसी शैतान ने अपने वश में कर लिया है, इसके बाद क्रिस फादर कैरिस के पास जाती है और वो उनसे हेल्प मांगती है कि वो उसकी बेटी को उस शैतान के वश से बाहर निकाल दे, लेकिन फादर कैरिस मना कर देते हैं। उसके बाद क्रिस काफी रोने लगती है। फादर कैरिस उसके इंसिस्ट करने पर मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फादर कैरिस रेगन के पास आते हैं और उस वक्त शैतान पूरी तरह रेगन के ऊपर हावी हो चुका था और रेगन के अंदर जो शैतान था वो कैरिस को उसकी मदर के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता है। और यहाँ पर फादर कैरिस सोचते हैं उसको मेरी मदर की डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसने सब कुछ सच बताया। और यहाँ पर फादर कैरिस को यकीन हो जाता है कि क्रिस बिल्कुल ठीक कह रही थी, रैगन को किसी शैतान ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी कि फादर कैरिस बताते हैं कि उनको रैगन का इलाज करने के लिए चर्च से परमिशन लेना पड़ेगा, जिसके लिए चर्च को ये प्रूफ देना होता है कि जिसके ऊपर एक्सोरिज्म उसके ऊपर वाकई किसी शैतान का साया है। रेगन की बॉडी पर यह भी लिखा होता है हेल। रैगन की कुछ बातों का कैप्चर होना और उसका फादर कैरिस को यह बताना कि बर्क की डेथ भी ऐसे ही हुई थी, ये जानते ही फादर कैरिस को इस बात पर पूरा यकीन आ जाता है, वाकई रेगन को किसी शैतान ने अपने वश में कर लिया है। फादर कैरिस रेगन की रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुनते हैं और उस रिकॉर्डिंग में वो सुनते हैं कि वो फादर मैरिन का भी नाम ले रही होती है। और इसके बाद फादर कैरिस चर्च से रैगन का इलाज करने की परमिशन ले लेते हैं, लेकिन चर्च उनके साथ किसी एक्सपीरियंस फादर जिन्होंने पहले किसी का इलाज किया हुआ है उसको साथ भेजने का डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पर चर्च फादर कैरिस के साथ फादर मैरिन को ही भेजते हैं। फादर मैरिन जब उन लोगों के साथ रैगन के घर पर जाते हैं तो उनको रैगन की बहुत डरावनी चीखने की आवाज आती है। फादर मैरिन फादर कैरिस से कहते हैं कि उन्हें फौरन ही इलाज शुरू कर देना चाहिए। फिर उनका एक्सोरिज्म स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे एक्सोरिज्म का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है, रैगन काफी डरावनी आवाज में चिल्लाना शुरू कर देती है। रैगन चीखते हुए फादर कैरिस और अपनी माँ को बहुत बुरी तरह एब्यूज करती है और इसके बाद उसका बेड काफी हिलने लगता है और उनकी नजरों के सामने ही बेड खुद ब खुद उठकर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वो एक्सोरिज्म को नहीं रोकते, उसको कंटिन्यू रखते हैं। कुछ ही देर में बेड नीचे आ जाता है और वो शैतान अपनी ताकत से रूम में सभी चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है और वो फादर मैरिन को भी उल्टा सीधा बोलती है और रैगन के हाथ की सारी पट्टियां खुल जाती हैं और रैगन हवा में उठ जाती है। दोनों फादर बहुत मुश्किल से अपने कंट्रोल करके रैगन को वापस नीचे लाते हैं और उसी रात फादर मैरिन को शैतान अज़ूज़ू का शैडो नजर आता है। और यहाँ फादर कैरिस शैतान की बातों से काफी उदास होते हैं, क्योंकि वो उनकी मदर की डेथ का जिम्मेदार उन्हें ही समझ रहा था। इसके बाद फादर कैरिस एक्सोरिज्म स्टार्ट करते हैं। तभी वो उन्हीं की मदर की आवाज में बोलने लगता है और वो एक बार फिर से फादर कैरिस को ब्लेम करता है कि अपनी मदर को उसने खुद मारा है। फादर कैरिस अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और फादर मैरिन कहते हैं कि वो इस रूम से बाहर चले जाए, वो अकेले ही एक्सोरिज्म पूरा कर लेंगे। थोड़ी देर बाद फादर कैरिस दोबारा रेगन के रूम में आते हैं और वो ये देख के काफी हैरान हो जाते हैं कि उस शैतान ने फादर मैरिन को मार डाला।
और फादर कैरिस को काफ़ी गुस्सा आता है और वो शैतान से कहते हैं कि वो रेगन की बॉडी छोड़कर उनकी बॉडी में आ जाए। और शैतान ऐसा ही करता है, वो रेगन की बॉडी को छोड़कर फादर कैरिस की बॉडी में चला जाता है। और तभी फादर कैरिस उस शैतान को रोकने के लिए अपनी ज़िंदगी को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं और खुद ही खिड़की से कूद जाते हैं। उनके नीचे गिरते ही सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और फादर कैरिस के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो फादर कैरिस की इस दुनिया को छोड़कर जाने में हेल्प करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं रेगन बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब वो नॉर्मल हो चुकी थी और वो सब कुछ भूल चुकी थी जो भी उसके साथ हुआ। रेगन अपनी माँ के साथ उस जगह को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें।